मैं अनुरोध करूंगा कि सकलडीहा विधानसभा के प्रत्याशी श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी आए और अपनी बात रखें। श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी। वो नाम आदरणीय दीदी, आपका स्वागत करते हुए और अपनी बात रखने से पहले, चूंकि आप हेलो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के युवाओं की, छात्रों की, महिलाओं की, किसानों की, सबकी आवाज बन चुकी है अपने संघर्ष की बदौलत। और जो स्लोगन आपने दिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस सकलडीहा की धरती पर भी इस विधानसभा क्षेत्र के दो लड़कियां ऐसी हैं जिनका जिक्र मैं आपसे करना चाहूंगा। एक नसरीन खान है जिनके पिता का निधन हो गया, उनकी उम्र 17 साल थी। उन्होंने LIC का काम करके अपनी मां के नाम LIC कराई, पूरे क्षेत्र में घूम घूम के अपने परिवार का भरण पोषण करने की जिम्मेवारी उठाई। 17 साल की उम्र में मैं नसरीन खान को बुलाना चाहता हूं और आदरणीय दीदी से कहना चाहता हूं कि उनका सम्मान करें। नसरीन खान हमारी बहन मंच पे आ जाइए, ताली बजा के जोरदार स्वागत करिए नसरीन का। इसके संघर्ष का इतिहास है सकलडीहा की धरती पर। दूसरी दीदी, दूसरी बिटिया जो है खड़ी है, वो रिंकी कुमारी कश्यप है। ये ऑटो चला के दीदी, ऑटो चला के गैस सिलेंडर वितरण करके अपने परिवार का भरण पोषण करती है। मैं चाहूंगा कि इसका आप सम्मान करें। लड़की हूं लड़ सकती हूं कि जो असल स्लोगन है वो इन दोनों बिटियाओं पर जो है स्वागत योग्य। बहुत ही सौभाग्य की बात है दोस्तों, अरसे बाद हम लोगों का सपना था। आप लोग जानते हैं कि अरसे बाद हम लोगों का सपना जो आज पूरा हुआ है, इस आदरणीय प्रियंका गांधी जी के मंच पर बैठने के साथ ही मेरे सारे दोस्त मित्र जानते हैं, ये हम लोगों का सपना था कि एक दिन आदरणीय प्रियंका गांधी जी का मंच इस मैदान में लगेगा और हम सभी उनकी जनसभा के गवाह बनेंगे। हमारी नेता का जोरदार स्वागत करिए, ताली बजा के जोरदार स्वागत करिए, इतना जोरदार स्वागत करिए, ताली बजाइए कि लखनऊ में बैठे हुए लोगों की नींद हराम हो जाए। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी। मंच पर बैठे हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव, जो लगातार इस क्षेत्र के अंदर पैदल पैदल चल के छोटी छोटी बैठक करके हम लोगों को ताकत देने का काम करते हैं, ऐसे बाजीराव खाड़े साहब यहां पर बैठे हुए 4 महीने से मेरे क्षेत्र में लगातार, जब से मैं इस कैंपेन में डोर टू डोर चल रहा हूं, 4 महीने से मेरे साथ चलने वाले श्यामलाल जोगचंद्र जी, लगातार हमारे क्षेत्र में काम करने वाले सरिता पटेल जी, लगातार संघर्षों के मेरे साथी जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी जी, हम लोगों के साथी रामजी गुप्ता जी, धनंजय भैया इस मंच में बैठे हुए हैं, राहुल राजभर जी हैं। आप सभी मंचासीन लोगों का इस विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए
जितने नौजवान हैं, छात्र हैं, हमारी माताएं बड़ी संख्या में आ बैठी हुई हैं, इस क्षेत्र के सभी मजदूर, कामगार वर्ग, सम्मानित जनता का हृदय से अभिनंदन करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को रखना चाहूंगा। दोस्तों, आप में से सभी लोगों ने मिलकर, सभी लोगों के आशीर्वाद से मैं इसी सकलडीहा पीजी कॉलेज का छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया। आप ही लोगों के आशीर्वाद के कारण इस क्षेत्र ने मेरी पत्नी श्वेता सिंह को जिला पंचायत का मेंबर बनाया। आप ही के आशीर्वाद से, आप ही के सहयोग से प्रतिदिन मैं अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हो, चादरड़ी दीदी ने मुझे प्रदेश का सचिव, महासचिव बनाया, और जो एक स्तर राजनीति में खड़ा हुआ है वो आप ही की बदौलत है, आप ही के आशीर्वाद के कारण है। आप सभी लोग जानते हैं कि आपका भाई, आपका बेटा 24 घंटे का वर्कर है। दिन रात चुनाव रहे चाहे न रहे, एक आदमी सकलडीहा की धरती पर आपके दुख दर्द का हिस्सा बनने के लिए 24 घंटे खड़ा है। मैं सामान्य परिवार का व्यक्ति हूं, सामान्य परिवार का बेटा हूं, और आप सभी लोग जानते हैं सामान्य परिवार के व्यक्ति को राजनीति में खड़े होने के लिए कितनी बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। साधारण परिवार के व्यक्ति को वो भी ईमानदारी से 23-24 साल तक समाज सेवा के क्षेत्र में बने रहना, राजनीति के क्षेत्र में बने रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौतियों का सामना करते हुए आपके आशीर्वाद और समर्थन के दम पर ही आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में इस मंच तक पहुंचा है। यहां भी पहुंचाने का कार्य आपने ही किया है, और वो कांग्रेस पार्टी ही है, वो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी है, जो एक साधारण परिवार के बेटे को भी विधानसभा का टिकट देती है। ये चीज आपको दूसरे किसी राजनीतिक दल में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी और हमारी नेता प्रियंका गांधी ही कर सकती है। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, 22-23 साल से कांग्रेस की राजनीति कर रहा हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि 32 वर्षों से कांग्रेस की सरकार इस क्षेत्र में नहीं है। 32 वर्षों के अंदर आपने समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई कई बार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनवाई कई बार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले में थी और 5 साल अभी झेली है। लेकिन इस जिले के अंदर, इस विधानसभा के अंदर 32 साल सरकार में नहीं रहने के बाद भी एक एक बच्चा, एक एक भाई, एक एक साथी ये कहता है कि इस क्षेत्र के अंदर जो नहरों का जाल है, जो सड़कों का जाल है, जो अस्पताल, स्कूल बने हैं, जो नलकूप लगे हैं, वो कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस की सरकार ने ही किया है। तो मैं सवाल करना चाहता हूं, आप भी सवाल करिए उन लोगों से जो कांग्रेस को नकारने का प्रयत्न करते हैं। उनसे कहिए 32 साल सरकार में नहीं रहने के बाद भी जब कांग्रेस के ही कार्यों की सराहना है, कांग्रेस के कार्यों की ही चर्चा है, तो कांग्रेस का विधायक क्यों नहीं, कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं? अब तो हमारे बीच में आदरणीय प्रियंका गांधी जी जैसा चमत्कारी और संघर्षशील नेता मौजूद है, जो जब से उत्तर प्रदेश की प्रभारी बन के आई है, चाहे वो लखीमपुर खीरी की घटना हो, किसानों का मामला रहा हो, चाहे वो हाथरस की घटना हो, दलित समाज की बिटिया का मामला रहा हो, चाहे वो यही सोनभद्र उम्बा की घटना हो, गरीब समाज के, वनवासी समाज के लोगों के नरसंहार का मामला रहा हो, चाहे वो उन्नाव का प्रकरण रहा हो, चाहे वो लॉकडाउन के दौरान
लोगों को, जो लोग उत्तर प्रदेश के लोग देश भर के कोने कोने में फंसे थे, उनको राशन पहुंचाने का, मदद देने का मामला रहा हो, चाहे वो लॉकडाउन के दौरान पैदल चलने को मजबूर लोग जो पैदल चलते चलते मर रहे थे, उनको 1000 बसों की पेशकश करने का मामला रहा हो, हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर, जनहित के हर सवाल पर हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने फ्रंट खोल के इस आताताई सरकार से लड़ा है, कई बार हिरासत में ली गई है, हर मोर्चे पर कांग्रेस के कार्यकर्ता लाठी खाए हैं, आपके सवालों पर लगातार सड़कों पे उतर के संघर्ष किया है। जो लोग उत्तर प्रदेश के अंदर अपने आप को मुख्य विपक्षी दल कहते थे, मैंने कहा कहते थे, वो लोग पूरे 5 साल तक डर के मारे घर से बाहर नहीं निकले। तो बताइए, आप उन लोगों से सवाल करिए जो लोग कांग्रेस का विरोध करते हैं, उनसे कहिए कि हिरासत में लिए जाएंगे कांग्रेस के नेता, लाठी खाएंगे कांग्रेस के नेता, सड़क पर उतर के लड़ेगी कांग्रेस, संघर्ष करेगी कांग्रेस, तो भला वोट आपको हम क्यों देंगे, हम वोट कांग्रेस पार्टी को ही क्यों नहीं देंगे, ये सवाल है दोस्तों। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं विधानसभा की, देवेंद्र सिंह मुन्ना आपका भाई है, आपका बेटा है, 24 घंटे का वर्कर है, मैं किसी का आलोचक नहीं हूं, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें एक व्यक्ति को आपने 3 बार विधायक बनाया, 2 बार नहीं जीते तो सत्ता में रहे, 25 साल का लगातार अवसर दिया, 25 साल का। अब ये नहीं कह सकते कि सकलडिया के लोगों ने मुझे अवसर नहीं दिया, नहीं तो मैं ये काम कर दिया होता। उनको आपने भरपूर अवसर दिया। आपका बेटा भी इस धरती पर 23-24 साल से तपस्या कर रहा है, आपके हर दुख सुख का साथी है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि एक अवसर इस बार अपने भाई को, अपने बेटे को जरूर दीजिएगा। माहौल भी है, समीकरण भी है, लोग चाह भी रहे हैं, और आज तो ये जन सैलाब ने तय कर दिया कि यहां से आपका बेटा, आपका भाई ही विधानसभा में चुनकर 7 मार्च को यहां से जाएगा। आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये अवसर सिर्फ मेरा ही नहीं है, ये अवसर सिर्फ मेरा ही नहीं है, ये अवसर आप सभी लोगों का है। आप सभी लोगों का अवसर इसलिए है कि मैं जब विधानसभा में पैदल पैदल डोर टू डोर घूमता हूं, हर व्यक्ति ये बात कहता है कि लोग चुनाव में आते हैं, वोट लेते हैं और लेके अपने घर को चले जाते हैं, शकल नहीं दिखाते। इस रोग का इलाज भी हमें और आपको मिलकर के इसी समय करना है, इसी समय करना है, इसी समय सोच समझ के जब 24 घंटे के कार्यकर्ता को, अपने दुख सुख के साथी को हाथ के पंजे पर बटन दबा करके विधानसभा में भेजेंगे तो हम लोग चुनावी नहीं है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग चुनाव रहे या न रहे, लगातार आपके बीच में संघर्ष करते हैं। आपने अच्छे दिन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा है। आपने देखा है कि जब 400 रुपए सिलेंडर की कीमत थी तो इन्होंने स्लोगन दिया, पड़ने लगी महंगाई की मार, अब की बार फलाने की सरकार। आप बताइए माताएं, सिलेंडर कितने का बिक रहा है? 400 रुपए का महंगा था, अब कितने का है? 1000 का सिलेंडर बिक रहा है और इनको महंगाई दिखाई नहीं दे रही है। आप बताइए, डीजल पेट्रोल की कीमत 65 रुपया थी तो महंगी थी, और 100 रुपये में इनको महंगाई नहीं दिखाई दे रही है। आप बताइए, बिजली की बिल 450 थी तो महंगी थी, और आप 1000 के पार हुई तो महंगाई नहीं है। और इससे बड़ा जो सवाल है, इससे बड़ा जो सवाल, इसको गौर से सुनिए। ये सरकार जाति धर्म के नाम पर हमें आपको बांट करके वोट ली, सरकार बनाई, और सारी सरकारी संपत्तियों को, सारे सरकारी विभागों को अपने पूंजीपति मित्रों को बेचने का काम किया। अब आप कहेंगे उससे
इसे हमसे मतलब क्या है? तो आपसे सीधा मतलब है, आपसे मतलब यह है कि जब सरकारी विभाग ही नहीं रहेंगे, सरकारी उपक्रम ही नहीं रहेंगे, तो सरकारी नौकरियां कहां से आएंगी? ते सरकारी विभाग ही नहीं बेच रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी हमारी सरकारी नौकरी को भी बेचने का काम कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, जब जब भाजपा आई है महंगाई बेरोजगारी चरम पे लाई है, और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है सड़क से लेके गांव तक गुंडई बढ़ी है। उस गुंडई का इलाज, उस गुंडई का इलाज, उस महंगाई बेरोजगारी का इलाज एक मजबूत विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी की नेता और आपका बेटा आपके बीच में मौजूद है। कोई कितना पट्टी पढ़ावे, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 7 तारीख के बाद ये सभी चुनावी लोग बोरिया बिस्तर लपेटेंगे, अपने अपने घरों को चले जाएंगे। 7 तारीख के बाद यही आपका भाई, आपका बेटा, आपके दुख दर्द का साथी आपके बीच में रहेगा। ये लड़ाई मेरे अकेले की बस की नहीं है, क्योंकि मैं एकदम साधारण परिवार का जमीनी कार्यकर्ता हूं। आप सभी लोग मेरी ताकत हैं, और आप जानते हैं कि मेरी लड़ाई जन आंदोलन है। एक एक छात्र, एक एक नौजवान, एक एक माता, एक एक बहन, एक एक किसान देवेंद्र सिंह की लड़ाई को लड़ रहा है, और मुझे विश्वास है कि आपके दम पर 10 तारीख को जब मतगणना होगी तो आपका भाई, आपका बेटा विधानसभा में पहुंचेगा, और पहुंचने के बाद यह एहसास कराएगा कि विधायक ऐसा भी होता है, विधायक इस तरह का भी होता है। विधायक कोई तोप नहीं होता, आपके हमारे समर्थन से बनता है। आप दिल से उसको जब मानते हैं, अपना बहुमूल्य वोट देते हैं, तब वो विधानसभा में पहुंचता है। और जिसको आप हृदय से माने, जिसको आप अपना बहुमूल्य वोट दें, वह आपकी बात ही नहीं समझे, बात ही नहीं सुने, आपको चौराहे पे अपनी कलाई पकड़ने का हक नहीं दे, अधिकार नहीं दे, ऐसे व्यक्ति को वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है। देवेंद्र सिंह विधायक होंगे, आप जहां चाहेंगे वहां कलाई पकड़ के अपनी बात को रखेंगे। मेरी गाड़ी, मेरी मोटरसाइकिल को हाथ मारेंगे, वही रुकेगी, और 24 घंटा साधारण कार्यकर्ता की तरह आपके बीच में संघर्ष करने वाला व्यक्ति हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। एक बार विधायक बना लेंगे, जीवन में मुझे नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ इस पूरे जनता लाभ का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को प्रणाम। धन्यवाद देवेंद्र प्रताप सिंह जी। आप लोग इतनी देर से इस कड़कड़ाती धूप में जिसको सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, इंतजार कर रहे थे। आज हम लोगों के बीच में हम लोगों की नेता माननीय प्रियंका गांधी जी उपस्थित है। अब आप लोगों के सामने अपनी बात को रखेंगी हम लोगों की नेता माननीय प्रियंका गांधी जी। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी। घोराचार्य बाबा कीनाराम जी की जय। बहनों और भाइयों, बहुत धूप है, काफी समय से आप इंतजार कर रहे हैं। आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत, और मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार कि इतनी देर से आप धूप में इंतजार किए। श्री देवेंद्र सिंह जी, आपके प्रत्याशी, श्री राम जी चकिया के प्रत्याशी, श्री बाजीराव खादी जी, श्री श्यामलाल जोगचंद जी, श्री धनंजय सिंह जी, सरिता पटेल जी, श्री धर्मेंद्र तिवारी जी, श्री रामजी गुप्ता जी और श्रीमती मधुराई जी, और मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस के नेतागण, सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, मेरे साथियों, आप सबका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। महादेव। अच्छा बताइए, चुनाव की सभा है, चुनाव की सभा है तो थोड़ी बहुत चुनाव की बातें करते हैं।
बताइए आपकी सबसे बड़ी समस्याएं क्या है आज? कड़वा तेल महंगा हो गया है, 250 रुपए में मिल रहा है। एक दिहाड़ी कितनी है? 250 की दिहाड़ी और 250 का तेल। बढ़िया। महंगाई बहुत बढ़ गई है। बेरोजगारी कितने नौजवान हैं यहाँ? आप में से कितनों को पिछले 5 सालों में रोजगार मिला है? नहीं मिला। ठीक है, तो महंगाई समस्या है, बेरोजगारी समस्या है। मेरे किसान भाइयों, छुट्टा जानवर हो, बड़ी समस्या है आपके लिए। आपको उपज की दाम नहीं मिल रहा, सही है ये? सही बात है। किसान कितने हैं यहाँ? बड़ी बड़ी समस्या है आपकी भी। और मेरी बहनें, आप महंगाई का सामना करती हैं, सबसे ज्यादा बोझ तो आप ही के कंधों पर है। घर संभालती हैं, खेती में काम करती हैं, घर पे जितने भी परिवार के सदस्य उनकी देखभाल करती हैं। तो मुख्य तौर से मैं ये धान नहीं खरीद रहे हैं। किसान बहुत परेशान है। और जो छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी हैं, वो भी परेशान हैं। वो भी कमा नहीं पा रहे हैं सरकार की नीतियों से। तो महंगाई, बेरोजगारी, जो किसानों की समस्याएं हैं, जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, उनकी समस्याएं, ये है ना आपकी समस्याएं? सही है? तो जब महंगाई आपके घर आती है तो क्या दरवाजा खटखटा के पूछती है कि आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है? नहीं पूछती, आ जाती है। हाँ? और जब बेरोजगारी आती है तो क्या बेरोजगारी पूछती है कि भाई तुम किस जाति के हो, तुम किस धर्म के हो? चलो ये दरवाजा छोड़ देता हूं, मैं उसके घर चले जाता हूं। पूछती है बेरोजगारी? नहीं पूछती। ठीक है, तो जो छुट्टा जानवर आपका खेत चलता है, तो क्या पहले चलने से पहले पूछता है कि भाई ये किसका खेत है? ये हिंदू का खेत है या मुसलमान का खेत है? या ये कौन सी जाति का खेत है भाई कि मैं इसको चलूं या ना चलूं? कि चले जाता है? चले जाता है? नहीं पूछता। अच्छा, विकास आया, सड़क बन गई आपकी, क्या सड़क पे लिखते हैं कि इसमें सिर्फ एक धर्म, एक जाति के लोग चलेंगे? नहीं लिख सकते ना। मान लो अगर सड़क बन जाती है तो। अगर बिजली के तार लगते हैं तो क्या वो तार कहीं किसी के घर पे पहुंचकर घूम जाते कि भाई इस धर्म के घर में हमें नहीं जाना, हम तो दूसरे घर में जाएंगे? क्या बोलता है तार ऐसे? नहीं ना। बिजली का तार है, सब जगह जाता है। उद्योग लगता है तो उद्योग के दरवाजे पे थोड़ी ना लिखा होता है कि भाई सिर्फ इसी धर्म के लोग काम करेंगे यहाँ और दूसरों को नहीं काम देना हमें। नहीं होता ना ऐसे। तो अब मुझे बताओ कि ये जो तीनों दल के जो नेता हैं, बहुजन समाज पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, भाजपा के, ये फिर क्यों धर्म जाति की बात करते? इनको तो विकास लाना है, आपकी समस्याएं तो नहीं पूछती, आपकी धर्म, आपकी जात। उनका समाधान भी नहीं पूछ रहा है, आपकी धर्म, आपका जात, आपकी जात। तो फिर ये नेता क्यों पूछ रहे हैं? ये नेता बार बार धर्म और जाति को क्यों उठा रहे हैं? जब ये विकास लाएंगे तो सबके लिए लाना पड़ेगा, है कि नहीं? समस्याएं सबके घर में आ रही है, तो धर्म और जाति का क्या मतलब है इस बीच? बताइए, कभी सोचा इस बारे में? कभी सोचा है कि ये धर्म और जाति को बार बार उभारने से किसका फायदा हो रहा है? आपका पेट भर रहा है? आप रोजी रोटी कमा पा रहे हैं? ये पार्टियां जो कहती हैं कि आपके धर्म की रक्षा करेंगी, इन्होंने आपका पेट भरा है? आपके जीवन में पिछले 5 सालों से तरक्की आई है कि नहीं? आई है कि नहीं? नहीं आई ना। तो तरक्की नहीं आई, रोजगार नहीं दिए,
आपको सशक्त नहीं बनाया, किसान की क्या उपज खरीदा नहीं जा रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और ये लोग वही बातें कर रहे हैं, धर्म जाति। आके आपसे धर्म की बात करेंगे, फिर कहेंगे कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि छुट्टे जानवर की समस्या है। इतने बड़े धार्मिक व्यक्ति जो आपके धर्म की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, इन्होंने समाधान ढूंढा ही नहीं आपकी समस्याओं का। इनकी नीतियों ने समस्या बना दी छुट्टे जानवर की। इन्होंने गौशालाएं बनाई, छत नहीं डाले, पानी नहीं दिया, चारा नहीं दिया। तमाम वीडियो पिछले साल फैले थे, जेसीबी से गाय को, जिंदी गाय को उठाकर गाड़ रहे हैं, ऊपर से मिट्टी डाल रहे हैं, गाय सांस ले रही है दिख रहा है, मिट्टी डाल रहे हैं उस पे, बड़े बड़े घाव है, लेटी है बेचारी, न खाना मिला है उसको, न चारा मिला है, न पानी, जंगली कुत्ते उसको खा रहे हैं, उसको नोच रहे हैं। यही है ना इनका धर्म? कैसा धर्म है ये? कैसा धर्म है ये इनका? ये सिर्फ राजनीति के लिए है ये धर्म। असली धार्मिक व्यक्ति जानता है, जिसके दिल में धर्म है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, वो नेता जिसके दिल में धर्म है वो जानता है कि जनता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। हर किताब में लिखा है, आप भगवत गीता को पढ़िए, आप कुरान शरीफ को पढ़िए, आप बौद्ध धर्म की किताबों को पढ़िए, जैन धर्म को सुनिए, किसी भी धर्म को देखिए, उसमें यही लिखा है कि नेता का सबसे बड़ा धर्म सेवा है। ये तो अपना धर्म ही भूल गए, एक औजार बन गया, एक हथियार बन गया इनके लिए, और वो भी उन्हीं के फायदे के लिए, जनता का ध्रुवीकरण करके, आपको अलग करके, यही तो फायदा उठा रहे हैं। नुकसान तो आपका हुआ जा रहा है। दशकों से आपके प्रदेश में जाति और धर्म की राजनीति चल रही है। आपका प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, आपका प्रदेश, मेरा प्रदेश, इसने तो देश को तमाम प्रधानमंत्री दिए, इसने देश को राजनीतिक दिशा दिखाई, इसने देश को आजादी दिलवाई। उत्तर प्रदेश के किसानों ने, उत्तर प्रदेश के नेताओं ने आजादी दिलवाई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नौजवान हैं, सबसे ज्यादा हुनर है, सबसे उपजाऊ जमीन है, और आज उत्तर प्रदेश की खाई में यहाँ के नौजवान तमाम बेरोजगार हैं, यहाँ के किसान परेशानियों से घिरे हुए हैं, यहाँ के व्यापारी कमा नहीं पा रहे हैं, यहाँ की महिलाएं असुरक्षित हैं, सशक्त नहीं है। ये कैसे हुआ? कभी आपने ये सवाल अपने आप से किया? ये आपका प्रदेश है, आपका देश है, आपकी जमीन है। कभी आपने अपने आप से पूछा है कि कैसे हुआ? कि क्या हमारी कोई भागीदारी थी इसमें? क्या हमसे कोई गलती हो गई? और मैं आज यहाँ खड़े होकर दिल से आपको कहना चाहती हूँ, आपसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है आपसे। आपने धर्म और जाति के आधार पर राजनीति को बहुत बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ? इन नेताओं को ये बात, ये एहसास हो गया कि भाई 5 साल बाद फिर से हम धर्म की बात कर लेंगे, हम जाति की बात कर लेंगे, इसी आधार पे तो हमें वोट मिल जाएगा, जनता तो भोली भाली है, हमारे जाल में फंसी जाएगी, तो हमें काम करने की क्या जरूरत है। ये एहसास हो गया इन सब नेताओं को, तीनों पार्टियों का, सब नेताओं को ये एहसास हो गया कि भैया अब तो हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता हमसे पूछेगी ही नहीं। हम जाएंगे धर्म के आधार पर उनके जज्बातों को उभार देंगे, जाति के आधार पर उनके जज्बातों को उभार देंगे, सत्ता मिल जाएगी, राज करेंगे, हम ऐसी नीतियां लाएंगे जिससे हम राज और सत्ता में रहें, हमारे बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का फायदा हो, जनता गरीब की गरीब रह जाए। ये भी एहसास हो गया है कि जब जनता गरीब रहती है
जब नौजवान बेरोजगार रहता है, जब पेट खाली रहता है नौजवान का, तो गुस्सा ज्यादा होता है, निराशा ज्यादा होती है, दुख ज्यादा होता है। और कोई भी माँ बाप बता देगा आपको, जिसका 20-25 साल का बच्चा हो, मेरे हैं, मैं बता देती हूं कि जब बच्चा व्यस्त होता है, पढ़ाई कर रहा है, काम कर रहा है, कमा रहा है, तब सही रहता है। जब कमा नहीं पा रहा है, घर पे आलसी है, बैठा हुआ है, नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगार है, तब उसको फुसलाना, उसको गुमराह करना बहुत आसान है। उसके जज्बातों पर के आधार पर कोई भी उससे कुछ करा सकता है, गलत काम में चले जाएगा, गलत चीज करेगा, क्योंकि वो बेरोजगार है, व्यस्त नहीं है। कोई भी माँ बाप बता देगा। तो क्या आप सोचते कि ये नेता नहीं समझते ये बात? क्या आप सोचते कि ये इतने सालों में ये नहीं समझ गए कि नौजवान बेरोजगार रहेगा तभी तो इसको फुसला पाएंगे, तभी तो इसकी टोलियां बनाएंगे और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इसको हम उकसाएंगे और इसके जज्बातों को उभार कर हम वोट लेंगे, मोटरसाइकिलें दे देंगे, झंडे लेंगे, घूमेंगे, सब जगह नारेबाजी करेंगे, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों को के जज्बातों को उभारेंगे और वोट मिल जाएगा हमको। क्या आप समझते हैं ये समझे नहीं है? अरे सब जानते हैं, ये सब जान गए हैं कि यही रास्ता है सत्ता का। एक जमाने में नेता समझते थे कि सेवा करनी है, अगर हम विकास नहीं लाए, मेरे पिताजी समझते थे। मैंने अमेठी में देखा, सांसद थे, प्रधानमंत्री बने, चले जाते थे गांव के अंदर, प्रधानमंत्री होते हुए अपनी जीप चला के चले जाते थे और जनता पूछती थी, प्रधानमंत्री थे लेकिन जनता पूछती थी कि राजू भैया हमारी सड़क क्यों नहीं कराई, अभी हमारे खंबे लग गए लेकिन तार नहीं डलवाई आपने, इतने महीने हो गए, डलवाइए। वो समझते थे कि जनता पूछेगी, जनता के सामने जवाबदेह बनना पड़ेगा, इसलिए काम करना पड़ेगा। अब क्या हुआ उसके बाद? दशक गुजर गए, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कभी बसपा आई, कभी समाजवादी दल आए, कभी भाजपा आई, और सब जान गए कि अब तो कोई पूछ ही नहीं रहा, अब तो वोट लेने का रास्ता कुछ और हो गया, सत्ता का रास्ता कुछ और हो गया, जवाबदेही है ही नहीं, कोई अपने आप को जिम्मेदार समझता ही नहीं है आपके प्रति। यहाँ किसान परेशान है, ये कानून ला रहे किसानों के लिए कि किसान मेहनत करेगा, किसान का खून पसीना बहेगा अपना और अपने उद्योगपति मित्रों का फायदा होगा, किसान नहीं कमाएगा उस खून पसीने से। यहाँ ऐसी नीतियां बन रही हैं जो सारे रोजगार, जैसे आपने कहा, सारे रोजगार बिक रहे हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी संस्थाएं जो पंडित नेहरू जी के जमाने से कांग्रेस की सरकारों ने बनाई, जो रोजगार देती थी, जो आपके लिए बनी गई थी, आपकी संपत्ति थी, वो भी सारी बेच डाली अपने दोस्तों को। खुद 16,000 करोड़ के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी जी घूम रहे हैं, आपने देखा होगा। आजकल ही आए हैं ना, 5 सालों में तो नहीं दिखे, एक आध उद्घाटन कर लिया होगा। अब 3 दिन आ गए वाराणसी चुनाव के समय, अपने बड़े हवाई जहाज में 16,000 करोड़ का के 2 हवाई जहाज हैं इनके, और पूरे देश के गन्ने का बकाया 14,000 करोड़ है। आप वो बकाया नहीं दे पाए, लेकिन अपने लिए आपने उतने का ही 2 हवाई जहाज खरीद लिया और उसमें आप घूम रहे पूरी दुनिया। आपकी ये हिम्मत हो गई है, आपने इतनी हिम्मत दे दी है भाई और बहनों, मैं क्या कहूं आपसे। आपने हिम्मत इतनी दे दी है कि आपके सामने मंच पे खड़े होकर कह सकते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि आपके छुट्टे जानवर की समस्या है, इनकी सरकार 5 सालों से और इनको मालूम नहीं। आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि जिस मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को लखीमपुर खेड़ी में अपनी जीप के नीचे खुलेआम कुचल डाला, उस मंत्री को अपने मंच पर अपने साथ रखते हैं, उस मंत्री के बेटे को रिहा कर दिया, उसकी जमानत करा दी। आपने इतनी हिम्मत दे दी है, आपने इतनी हिम्मत दे दी है कि आपको गरीब रखने की हिम्मत हो गई है इनकी। आपके लिए काम करना नहीं चाहते और अब खुलेआम कहते हैं। आपके सामने चुनाव के समय आपकी समस्याओं की बात नहीं होती,
बुलडोजर की बात होती है तो बुलडोजर चलाए आपके क्षेत्र की माफिया पे? चलाए? क्यों नहीं चलाए इन पे? किसके संरक्षण में काम कर रही है यहां की माफियाएं? इनके संरक्षण में चल रही हैं। इन पर बुलडोजर कभी नहीं चलेगा। समझे आप? इनकी सारी नीतियां सिर्फ अमीरों के लिए हैं। ये बुलडोजर, ये बड़ी बड़ी बातें, ये सब गरीबों के लिए हैं। गरीबों को गरीब रखने की बातें हैं। आपका विकास कोई नहीं चाहता। आपकी आजादी के लिए जब लड़े नहीं, जब शहीद नहीं हुए, जब खून नहीं बहाया इस देश की जमीन के लिए, तो कैसे समझेंगे कि आजादी क्या होती है? कांग्रेस के नेताओं ने और आपके पूर्वजों ने इस देश को आजाद बनाया। इस देश के किसानों ने, जब तक इस देश का एक एक नौजवान अपने पैरों पे नहीं खड़ा होगा, तब तक वो आजाद नहीं हो सकता। ये होती है आजादी। आज आप सबको गुलाम बनाया जा रहा है। आज ये राजनीतिक दल जो समझ गए हैं कि आपके जज्बातों पर और के आधार पर ये फूल रहे हैं, फल सकते हैं, इनकी तरक्की हो सकती है, ये आपकी तरक्की नहीं करना चाहते और आप किसी वजह से समझ ही नहीं रहे हैं। आप आंखें मूंद कर इनको वोट दे देते हैं। कोई कहता है इस धर्म का, कोई कहता है उस धर्म का, कोई कहता है इस जाति का। बर्बाद कौन हो रहा है? ये बर्बाद हो रहे हैं। ये तो बड़े बड़े हवाई जहाजों में घूम रहे हैं। इनके बच्चे तो विकसित हो रहे हैं, बाहर जाके पढ़ते हैं। जिनके बच्चे नहीं है उनके दोस्त विकसित हो रहे हैं। 1000 करोड़ कमा रहे हैं एक दिन में। 1000 करोड़ एक उद्योगपति कमा रहा है, प्रधानमंत्री का करीबी दोस्त। और यहां किसान 27 रुपए नहीं कमा पा रहा है। और मैं आपसे ये कहने आई हूं कि इसमें आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपने बहुत बड़ी गलती की है। इस गलती को सुधारो। अगर इस गलती को नहीं सुधारोगे 5 साल और भुगतोगे। आज इस सरकार ने 12 लाख रोजगार खाली रखे हुए हैं 5 सालों से। नियत समझिए इनकी। 5 सालों से 12 लाख रोजगार खाली है, इन्होंने भरे नहीं। अगर मैं इस मीटिंग में पूछूं कि कितने नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं और वो हाथ उठाएं, यहां पे हजारों दिख जाएंगे। क्या उनको दिखे नहीं? क्या योगी जी को दिखे नहीं? मोदी जी कहते हैं उन्होंने लखपति बनाए हुए हैं यूपी में, कि पूरा यूपी लखपतियों से भरा है। इतनी हिम्मत दे दी आपने। अरे जो नेता कभी गांव नहीं गया देखने के लिए कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, वो कह रहा है कि लखपति बनाए हैं। मैं तो हर गांव जाती हूँ, जिले जिले में जाती हूँ, गांव गांव जाती हूँ, मुझे कोई लखपति नहीं दिखता, सिर्फ गरीबी दिखती है। इतनी हिम्मत दे दी है आपने कि ये कहते हैं कि हमने एहसान किया है जनता पे, जनता ने हमारा नमक खाया। मंच पे खड़े होकर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आपने उनका नमक खाया है क्योंकि उन्होंने आपको एक राशन का बोरा पकड़ा दिया, मुफ्त राशन का बोरा। क्या कांग्रेस पार्टी के जमाने में आपको 2-3 रुपए में राशन मिल जाता था? आज के जमाने में उसी को मुफ्त कहिए। कौन सा बड़ा एहसान कर लिया आपने? ये तो आपका हक है। ये तो सबसे कम जो कर सकता था आपके लिए वो यही था कि आपको एक राशन का बोरा पकड़ा दे। उनका कर्तव्य क्या था आपके प्रति? उनकी जिम्मेदारी क्या थी आपके प्रति? उनकी जिम्मेदारी थी कि आपको रोजगार देते, ये 12 लाख पद जो खाली पड़े इनको भरते, ये उद्योग जो इस देश की संपत्ति है उनको जिंदा रखकर आपको रोजगार दिलवाते। ये छोटे दुकानदार, ये किसान, ये छोटे उद्योगपति, ये छोटे कारोबारी, व्यापारी, इनको मजबूत करते ताकि ये रोजगार दिलवा पाते। ये महिलाएं जो महंगाई का सामना नहीं कर पा रही हैं, इनको सशक्त बनाते, इनकी शिक्षा कराते, इनको रोजगार दिलवाते ताकि ये भी कमाती, इनकी सेहत के लिए कुछ करते। ये थी इनकी जिम्मेदारियां। पल्ला झाड़ लिए, धर्म और जाति को पकड़ लिए और अब कहते हैं कि एक बोरी राशन देने से बहुत बड़ा काम कर लिया आपके लिए।
समझ लीजिए आपके साथ कितना विश्वासघात हो रहा है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और बदल डालिए यहाँ की राजनीति। मौका है आपके सामने। एक ऐसी पार्टी को सत्ता में लाइए जो आपके लिए काम करे, जिसके नेता समझें कि आपकी समस्याएं क्या है, सुलझाना कैसे है। ये छुट्टे जानवर की समस्या लीजिए, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी समस्या थी ये। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये गौशालाएं नहीं बनाई जिसमें गाय मर रही है। उन्होंने जनता से कहा, देखिए आप छुट्टे जानवर का देखभाल करो अपने घर में, सरकार आपसे 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी, ठीक है? सरकार उस गोबर का इस्तेमाल करेगी गोबर गैस बनाने में, और उससे अच्छा खाद बना के आपको दिलवाएगी। इससे क्या हुआ? समस्या ही नहीं रही, समस्या ही नहीं रही बहनों और भाइयों। उसका समाधान निकल गया। जनता ने छुट्टे जानवर को घर में रख लिया, जनता उसको रखने से, उसका देखभाल करने से कमाने लगी, और उसके गोबर से गोबर गैस बनने लगी। आपकी सुविधा हो गई, समाधान हो गया। क्यों? कैसे? क्योंकि वहां छत्तीसगढ़ में सही राजनीति चल रही है, विकास की राजनीति चल रही है, नियत सही है सरकार की। वहां के मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा 2-3 दिन पहले, यूपी में चुनाव के प्रचार के लिए आए थे, कुछ व्यापारियों ने उनसे कहा कि 2 सालों से मुख्यमंत्री जी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि प्रियंका जी, छत्तीसगढ़ में तो ये हो ही नहीं सकता। अगर एक व्यापारियों का समूह मेरे से मिलना चाहे और 2 सालों से मैं न मिलूं, तो मैं जानता हूं कि मेरे लिए मुश्किल पैदा होगी। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि चुनाव और इन लोगों की समस्याओं से कोई ताल्लुक ही नहीं है। चुनाव के तो धर्म के आधार पर जीतना चाहते हो, तो जब कोई समस्या लेकर आ रहा है उसको नकारा जाता है, उसको मिलने की जरूरत नहीं है। कोई आशा बहू जाती है, अपना दरख्वास्त लेके उसको पीटा जाता है। कोई स्टूडेंट जाता है, अपनी परीक्षा दी है उसने, वो मांग रहा है, अपना हक मांग रहा है, उसको पीटा जाता है। तानाशाही चल गई। तो सुन लीजिए कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। हम कह रहे हैं जो छत्तीसगढ़ में छुट्टे जानवर की समस्या को हल करने की योजना बनाई है, वो हम यूपी में बनाना चाहते हैं। हम आपसे 2 रुपए में गोबर खरीदेंगे ताकि आपकी ये समस्या खत्म हो जाए। हम कह रहे हैं कि किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा, जैसे पहले कांग्रेस की सरकारों ने किया। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि गेहूं और धान 2500 रुपए में खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ में आज के दिन खरीद रहे हैं हम। आज के दिन जब आपको 1000-1200 मिल रहा है, उनको 2500 मिल रहा है। गन्ना 400 में खरीदा जाएगा। आपकी जो बड़ी बड़ी बिजली के बिल हैं, उनको आधा किया जाएगा। जो कोरोना के समय जो व्यापारी, जो छोटे व्यापारियों के बड़े बड़े बकाये थे, जो सबसे ज्यादा परेशान हैं, उनके बकाये साफ किए जाएंगे। महिलाओं को सशक्त करने के लिए 8 लाख सरकारी रोजगार सिर्फ महिलाओं को दिए जाएंगे। 25% पुलिस में भर्तियां महिलाओं की होंगी। आप पर अत्याचार होगा, कोई एफआईआर नहीं दर्ज करना चाहता, 10 दिन गुजर गए, उनका कानून लाएंगे हम कि उसका सस्पेंशन हो। आपका एफआईआर आपके अपराधियों के खिलाफ दर्ज करना पड़ेगा उन्हें। समझ गए? आज नहीं करते हैं। आज जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो पुलिस और प्रशासन अपराधी को मदद करती है, क्योंकि हमेशा अपराधी सत्ता से जुड़ा होता है। तो ये हम बदलेंगे। हम महिलाओं को, छात्राओं को मोबाइल फोन मुफ्त देंगे, स्कूटी मुफ्त देंगे ताकि आपको सुविधा हो। हम आंगनवाड़ी और आशा बहुओं को 10,000 रुपए का मानदेय देंगे। विकलांग पेंशन को 3,000 रुपए बनाएंगे। जो सबसे गरीब परिवार है उनको 25,000 रुपए मिलेंगे, जिन्होंने कोरोना का सबसे ज्यादा मार सहा है। छुट्टे जानवर से आपको नुकसान हुआ, 3,000 रुपए प्रति एकड़ आपको मुआवजा मिलेगा।
नौजवान बहनों और भाइयों, 20 लाख सरकारी रोजगार आपके लिए तैयार करेंगे। 12 लाख रोजगार जो पद खाली है पहले वो भरेंगे और 8 लाख हम आपके हुनर से बनाएंगे। अगर आप छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको सरकार 5 लाख रुपए 1% ब्याज में देंगे। खास तौर से अगर आप पिछड़ी, अति पिछड़ी या दलित जाति के हों, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो पाए। ये जो परीक्षाएं हैं जिसमें इतना भ्रष्टाचार हो गया है, जिसके वजह से नौजवानों के करियर बर्बाद हो रहे हैं, साल बर्बाद हो रहे हैं, इसको हम इस प्रक्रिया को हम ठीक करेंगे, पारदर्शी बनाएंगे। इसमें जिस दिन आप परीक्षा लोगे उस दिन से 6 महीनों के अंदर अंदर आपकी नियुक्ति होगी। एक कानून लाएंगे और अगर किसी ने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक पूरा कैलेंडर बनेगा। एक भी सरकारी ये परीक्षा फीस के साथ नहीं दी जाएगी, ये मुफ्त होगी, सारी मुफ्त होंगी। और अगर यहां से आपको लखनऊ या दिल्ली जाना पड़े परीक्षा देने के लिए तो आपका टिकट भी फ्री मिलेगा। हम ये सब काम करना चाहते हैं आपके लिए। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम आपको खड़ा करना चाहते हैं अपने पैरों पे। हम चाहते हैं कि आप गरीब न रहें, हम चाहते हैं कि आप आजाद हो, आजादी पाएं इस गरीबी से। हम चाहते हैं कि आपका क्षेत्र आगे बढ़े। आपने देखा है कि यहाँ जितने काम हुए थे कांग्रेस के जमाने में हुए, उसके बाद कहाँ हुए? जितने उद्योग लगे, नहरों का, अपनी नहरों की जाल यहाँ पे बिछाई गई, सड़कों की उस समय से बिछाई गई, उसके बाद क्या हुआ यहाँ? क्योंकि नीति सही होनी चाहिए नेताओं की, राजनीतिक दलों की और सरकारों की। तो आप बात समझिए, ये गलती जो आप बार बार करे जा रहे हैं ना, ये बंद करिए, खत्म करिए इसको। अब आके खोलकर अपना वोट दीजिए। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं, आप विश्वास करते हो कि हाँ हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए हमने महिलाओं के लिए एक अलग विधान तैयार किया है, एक अलग योजना, पूरी एक खाका तैयार किया है युवाओं के लिए, किसानों के लिए। अगर आप सोचते हैं, आपको विश्वास है कि हम करना चाहते हैं तो हमें वोट दो। और अगर हमने 5 सालों में नहीं किया तो हमें भी खदेड़ दो। लेकिन पहले इनको तो खदेड़ो जो आपका इस्तेमाल करके बैठे हुए राज कर रहे हैं। मन बना लो, बहुत हो गया है, बहुत इस्तेमाल हो गया है आपका। आपके जज्बातों पर इन्होंने आपसे सत्ता छीनी है। जो सत्ता आपने उधार में ली है ना, वो वापस ले लो, ब्याज के साथ। उधार में दी है सत्ता आपने, अब इनसे काम कराओ, और अगर काम नहीं करते निकालो। आज मैं आपसे कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके लिए काम करना चाहती है। एक बार परख के तो देखो, एक बार कोशिश तो करो, सरकार बनाओ, देखो कितना विकास आता है आपके क्षेत्र में। आपका प्रदेश सबसे आगे होना चाहिए। आपकी जमीन है, आपकी जिम्मेदारी है, इसे पूरी तरह से समझिए। अब इसको बर्बाद मत होने दीजिए। यही बातें करने के लिए मैं यहां आई थी। आपने बहुत ध्यान से बातें सुनी है, मैंने देखा। अब इन बातों को अपने दिल में रखो, खास तौर से मेरी बहनें, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी बेटियां आपकी तरह संघर्ष करें। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटियां सशक्त बने तो सिर्फ कांग्रेस उनको सशक्त बनाने का काम करेगी। तो देखिए, यहां पे आपके प्रत्याशी देवेंद्र सिंह जी हैं, चकिया से, सकलडिया से देवेंद्र सिंह जी हैं, चकिया से राम सुमेर राम जी हैं। इनको आगे बढ़ाकर आप अपने भविष्य को मजबूत बना रहे हैं, ये बात समझ लीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी ध्यान से बातें सुनी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।